कर दीजिए। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ है उसका एक और वीडियो आ चुका है, जिसमें हम मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो और इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें जो पार्ट 1 है, जिसमें हमने इससे पहले के 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब हम उसके आगे के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें रीज़न बताना है कि हाइड्रोजन गैस जो है, जब हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती। जबकि हमने पढ़ा है कि कोई भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक ऑक्साइड को हम एम्फोर्टिक ऑक्साइड क्यों कंसिडर करते हैं, इसका रीज़न बताना है। ठीक है, रीज़न बताना है। अगर हम बात करें मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है वो जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न बताना है। तो सबसे पहला हमारा रीज़न है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल। ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्यों एवॉल्व नहीं होती, तो हमें पता है कि जो HNO3 है ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO3 की किसी भी एसिड के साथ, किसी भी मेटल के साथ, जब किसी भी मेटल के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो जो H2O होता है ना, उसके को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये H2 को ये ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि H2 निकलती तो है पर वो निकल नहीं पाती, वो ऑक्सीडाइज होकर H2O में कन्वर्ट ही हो जाता है। ठीक है, तो बस यही बोला है इसने कि जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन है, इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट metal react with nitric acid. It is because HNO3 is strong oxidizing agent. It oxidize the H2O. H2 produce to water. जो H2 है जो बनता है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देती है और वाटर में कन्वर्ट कर देती है, और खुद रिड्यूस हो जाती है। खुद रिड्यूस होने के बाद N2O और NO और NO2 बना लेती है। समझ में आया? मतलब कहने का ये है कि खुद तो एक तरह से ये खुद को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा, तो ये क्या करती है, ये खुद रिड्यूस होकर HNO3 H2 को ऑक्सीडाइज कर देती है और H2O बना देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि जिंक ऑक्साइड है वो एम्फोर्टिक ऑक्साइड क्यों होती है। क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती है। अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो सॉल्ट वाटर देगी, और बेस के साथ करवाएंगे तो भी सेम सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस किया जाएगा, बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम एम्फोर्टिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह के बिहेवियर शो करती है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि ZNO को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोल्ट प्लस वाटर देगी। अगर हम जिंक ऑक्साइड यानी ZNO को हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब भी सॉल्ट और वाटर दे रही है, तो इसलिए इसको एम्फोर्टिक बोलते हैं। जब कोई भी ऑक्साइड दोनों बिहेवियर शो करे, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, तब हम उसको एम्फोर्टिक ऑक्साइड बोलते हैं। और एम्फोर्टिक ऑक्साइड का मतलब यही होता है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगी तो भी सॉल्ट वाटर, और बेस के साथ रिएक्ट करने पे भी सॉल्ट और वाटर ही देगी, और कुछ नहीं दे सकती। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इसलिए कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं Fe, आयरन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके आउटर ऑर्बिट में जो फ्री होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही वो कारण है जिसकी वजह से किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। समझ में आया? शुरू कर, आगे आगे चलते हैं। आगे हमसे 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम कैल्शियम की रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर तैरने लगता है सरफेस पे, क्यों? इसने बोला फ्लोट करने लगता है, क्यों? ठीक है, और उसकी केमिकल इक्वेशन बतानी है। बेसिकली क्या होता है, जो कैल्शियम है जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे रूम टेम्परेचर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस निकलती है। ये जो H2 गैस है ना, ये बबल्स की फॉर्म में जो निकलती है ना, वो इस पे चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये फ्लोट करने लगता है। क्या होता है कि जो बबल्स होते हैं ना H2 गैस के, वो इससे चिपक जाते हैं और इसको चिपका के वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। बेसिकली गैस का तो नेचर ही यही है कि अगर कोई इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे अगर गैस है तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, वो बाहर निकलेगी पानी से। तो इसके साथ ही ये वाला जो ये है ये इससे चिपक जाता है और ये बाहर निकल जाता है। तो ये तो उड़ नहीं सकता अब हवा में, H2 गैस तो निकल जाएगी बाहर, ये तो नहीं उड़ पाएगा, तो ये फ्लोट करने लगता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, 2 मेटल के नाम बताने जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो गोल्ड और सिल्वर वो 2 मेटल हैं जो कभी भी लाइफ में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू, हमारा 8th क्वेश्चन होने वाला है। 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट हैपन्ड जब जिंक पीस को हम ब्लू कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में जब हम डिप करेंगे तो क्या होगा, कॉपर पीस को हम फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट्स के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा। तीनों बार पूछा है कि कॉपर सल्फेट जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर पीस को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में और आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम जिंक को करेंगे तो क्या होगा। जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा और ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो कॉपर है ये चिपक जाएगा जिंक सल्फेट से। ठीक है, जो जिंक की स्ट्रिप थी उससे चिपक जाएगा और ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन देगा। क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, इन दिस रिएक्शन जिंक मेटल मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस। ठीक है, कॉपर सॉल्यूशन स्ट्रिप कॉपर मेटल इन जिंक प्लेस नो रिएक्शन अकर, दिस इज बिकॉज कॉपर इज लेस। हाँ, इसने पूछा है कि अगर ऐसा हो जाए कि जो इसने बोला है कि जो कॉपर है अगर इसका उल्टा नहीं कर सकते, मतलब जिंक और कॉपर की रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे पाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम कॉपर को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भैया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये जब कम रिएक्टिव होने की वजह से कोई रिएक्शन ही शो नहीं करेगा। ठीक है, CuS लेस रिएक्टिव देन Fe, तो ये Fe के साथ कोई रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। हमें पता है आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, ग्रीनिश सॉल्यूशन, और कॉपर बाहर निकाल देगा। ठीक है, जिंक भी कॉपर को बाहर निकाला, आयरन भी कॉपर को बाहर निकाला, बेचारा बार बार बाहर निकल जाता है, क्या करें इसका। इसे कहा था ज़्यादा रिएक्टिव बनो, मारो पीटो। ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन होने वाला है। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, एल्युमिनियम इज रिएक्टिव बट, हाँ ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन बताया था इसमें या इससे पहले वाली वीडियो में जिक्र किया था कि एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मेटल है, बट उसके बाद भी हम इसको पैकिंग फूड में यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो एल्युमिनियम है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है और चीप मेटल है, मतलब सस्ता पड़ता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ये क्या करता है, जो एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम को जब हम हवा में रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करती है, मान लो ये मेटल है, इसने ऊपर वाली लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती है ये वाली, और जो अंदर का मेटल है वो सुरक्षित कर देती है, अंदर फर्दर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो सकता, ना कोरोजन हो सकता। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है तो ये रजिस्ट करता है किसी भी चीज़ को अंदर आने से, जिसकी वजह से ये मेटल को हम फूड पैकिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है, तब भी हम इसको किस वजह से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर शो कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, जो कि फर्दर जो डैमेज होना या फिर कोरोजन होना है उसको रोकता है कि नहीं अब नहीं जाओगे, कोई अंदर नहीं जाएगा। इनने अपने एक तरह से सिक्योरिटीज़ लगा रखी है अपने एल्युमिनियम ऑक्साइड की, बाहर भी और अंदर भी, अंदर वाले मेटल बिल्कुल सुरक्षित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, ये हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो बताते हैं। इसने बोला है कि कैल्शियम जो है वो अगर हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो फ्लोट करने लगता है। क्यों, तो बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साफ सीधी सी बात है, हमको पता है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है ना वो इसके साथ चिपक जाती है और इसको फ्लोट करवा देती है, ये तो बाहर निकलेगी। ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे
H2 निकली तो ये तो बाहर जाएगी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसको अपने साथ चिपका लेती है, इसको कि आ जाओ चिपक जाओ, और चिपका के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो ये फ्लोट करने लगता है, ये निकल नहीं पाता। ये कहता है कि चलो 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 चलो, इसका क्या काम है, ये बाहर निकलता है, तो इसको इसको चढ़ा देता है कि चलो चलो बाहर निकालते तुमको। अब ये तो निकल जाता है कि इसके पास उड़ने की शक्ति है, इसके पास उड़ने की शक्ति नहीं है, तो ये बीच में यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। इस वजह से फ्लोट करने लगता है, बाकी कोई रीज़न नहीं है फ्लोट करने का, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। रिएक्शन है बेसिकली। रिएक्शन में बोला है कि अगर हम Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। बेसिकली ये एम्फोटिक ऑक्साइड होती है, ये एसिड के साथ भी सेम रिएक्ट करेगी, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगी। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो AlCl3 बनाती है और वाटर निकल जाता है। जब K2O H2O के साथ रिएक्ट करती है तो KOH बन जाता है, बेस बन जाता है। अगर हम आयरन की बात करें, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक फिर से वही है, मेटल का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड और H2 गैस निकलती है, ठीक है। अब इसने एक क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये क्वेश्चन 2020 में आया भी था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इसने बोला कि एक एक्स मेटल था, एक मेटल था एक्स, जो डिस्प्लेस करता आयरन को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, मतलब आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन था कोई, उसको एक्स मेटल इसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इफ द एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर हम इसका रिएक्शन इससे करवाया तो इसने इसको तो डिस्प्लेस कर दिया, बिल्कुल सही बात है। अगर हम उसको कॉपर के साथ, जिंक के साथ और सिल्वर के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, ठीक है। और हमें इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी लिखनी है। तो बेसिकली क्या है, इसमें दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि जब एक्स आयरन को रिप्लेस कर रहा है तो एक्स की रिएक्टिविटी आयरन से तो ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जब रिप्लेस तभी कर पाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगी जब इसकी रिएक्टिविटी से ज़्यादा होगी, एक्स की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होगी। इट विल ऑल्सो डिस्प्लेस कॉपर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को, और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब उसने बोला कि ए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब हम बात करते हैं जिंक की। इसने तीन चीज़ पूछी थी, इसकी बता दी, इसकी बता दी और इसकी तो बता ही दी आयरन की। अब बोला अगर जिंक की बात करें तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, Fe से। तो दो केस बनते हैं इस समय। इस समय क्या, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है Fe से, और Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है ये। तो हो सकता है कि X Zn से ज़्यादा रिएक्टिव हो, और हो सकता है जो X है हमारा वो Zn से कम रिएक्टिव। दो केस बने, तो वही दो केस इसने यहाँ पे लिख रखे हैं कि एक में X जो है वो Zn से ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरे केस में X Zn से कम रिएक्टिव है। तो ये दो केस बनेंगे, ठीक है। और इसको लिखना भी है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, हेंस X इज मोर और लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इज ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे और देखेंगे आगे के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका। और अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी करते रहोगे, इन 5 क्वेश्चन डेली करते रहोगे, तो आपके 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे। किसमें, साइंस में 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे साइंस में, अगर आप डेली 5 क्वेश्चन करोगे जो मैं ये करवा रहा हूँ इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो धन्यवाद।